न्यूक्लिक एसिड हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। ठीक, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये डीएनए हमारा एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, यानी कि डीएनए के थ्रू ही माता पिता के लक्षण बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक, कोई बच्चा अपने माँ बाप जैसा क्यों दिखता है या उसकी हरकतें अपने माँ बाप जैसी क्यों होती हैं, वो इसीलिए होती हैं जब बेबी वोम में होगा, जब पेट में होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये डीएनए ही मिलके बच्चों में जो भी हमारे अनुवांशिक गुण हैं, यानी कि पुराने दादा वादा से जो चले आ रहे हैं उनके गुण हैं, वो किस में ट्रांसफ़र करेगा, छोटे बच्चे में ट्रांसफ़र करेगा। चलिए, तो अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्टमक में क्या क्या डाइजेस्ट हुआ, किसका किसका डाइजेशन हुआ। अब स्टमक के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टमक के बाद जो ऑर्गन आया हमारा वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होगा, ये एक कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मैंने ऐसे ही रफली ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या होगा, अब इंटेस्टाइन से जो भी, यानी कि आंत, ठीक है, इंटेस्टाइन यानी कि आंत और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। ठीक है, छोटी आंत से क्या होगा, अब छोटी आंत से जो भी सिक्रीशन या स्रावण होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल जूस। क्यों, क्योंकि ये आंत से स्रावण हो रहा है ना, तो इंटेस्टाइन से हो रहा है, यानी कि इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ये एक पूरा बहुत सारे एंजाइम्स का मिक्सचर होता है। मेनली मैं बता देती हूँ आपको, कार्बोहाइड्रेजेस, ठीक, 2 प्रोटीएजेस, एंटेरोकाइनेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स और म्यूकस, कार्बोनेट्स और वाटर। ठीक, इतनी सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है क्या, हमारा इंटेस्टाइनल जूस। ठीक, अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कार्बोहाइड्रेजेस जो लिखा है, अब अगर आपको ये पहचानना है कि ये किस चीज़ का डाइजेशन करेगा, ठीक है, तो हर एंजाइम में आपने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे लास्ट में क्या लगा हुआ है, एज, है ना, ये एज लगा हुआ है। तो किसी भी एंजाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट में क्या लगा देते हैं, एज सफिक्स, यानी कि इस वर्ड के बाद जो हमने लगाया, अगर यही चीज़ हम इसके पहले लगा देते, है ना, अगर हम इसको एज माल्ट कर देते तो ये क्या हो जाता, प्रीफिक्स हो जाता। ये एज जो है ये प्रीफिक्स हो जाता। प्री मतलब क्या होता है, पहले, है ना, तो ये क्या है, सफिक्स है ना। तो ये जो भी एज यानी कि ASE, ये छोटा सा वर्ड जहाँ भी लगा होगा आप समझ जाइएगा वहाँ एंजाइम की बात हो रही है ना। एंजाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एज लगा देते हैं सफिक्स के तौर पे, ठीक है, पीछे एक कवर के तौर पे हमने लगा दिया रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेजेस, अब एजेस हमने हटा दिया मान लीजिए, क्यों, क्योंकि ये एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका क्या वर्ड बचा, कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट का जो भी एंजाइम या जैविक उत्प्रेरक पाचन में सहायता करेगा, जो भी जैविक उत्प्रेरक आपका कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेजेस, ठीक। 2 प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस मीन्स फिर से आप इसमें से क्या करो, एजेस रिमूव कर दो, क्यों, क्योंकि ये एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंजाइम है इसलिए हमने सफिक्स लगा दिया एजेस, है ना। तो ये किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का, ठीक।
प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे? प्रोटीएजेस। नेक्स्ट है आपका एंटेरोकाइनेज। अब इंटेस्टाइनल लाइपेज यानी कि आंत में पाए जाने वाला लाइपेज एंजाइम, उसको हम क्या कहेंगे? इंटेस्टाइनल लाइपेज। ठीक, अब लाइपेज एंजाइम हमने पहले स्टमक में जब डाइजेशन हो रहा था तो भी पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? ये जब हम फैट का डाइजेशन पढ़ रहे थे, यानी कि वसा का जब पाचन होता है पानी के साथ मिलकर, तो वो किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है? लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंट में होता है, और हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। ठीक, तो ये चीज़ ये स्टमक में भी याद रखिएगा, ये यहाँ पे भी यूज़ हुआ है स्टमक में लाइपेज एंजाइम, और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन में भी है, इसलिए हम इसको यहाँ पे अलग अलग बताने के लिए कि ये स्टमक का है और ये इंटेस्टाइन का अलग है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ इंटेस्टाइनल लाइपेज बोल दिया। ठीक, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिखा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड्स कन्वर्ट होते हैं पाचन के टाइम पे न्यूक्लियोटाइड्स पे। न्यूक्लिक एसिड हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। ठीक, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये डीएनए हमारा एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, यानी कि डीएनए के थ्रू ही माता पिता के लक्षण बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक, कोई बच्चा अपने माँ बाप जैसा क्यों दिखता है या उसकी हरकतें अपने माँ बाप जैसी क्यों होती हैं? वो इसीलिए होती हैं, जब बेबी वोम में होगा, जब पेट में होगा, ठीक है, तो क्या होगा? ये डीएनए ही मिलके बच्चों में जो भी हमारे आनुवांशिक गुण हैं, यानी कि पुराने दादा वादा से जो चले आ रहे हैं उनके गुण हैं, वो किस में ट्रांसफ़र करेगा? छोटे बच्चे में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक, तो इसका ये काम होता है डीएनए का। तो डीएनए को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो इसका मेन फंक्शन है। बचा हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन किस में होगा, यानी कि ये किस में टूटेंगे? न्यूक्लिक एसिड्स मतलब ये जितनी भी चीज़ें आप छोटी छोटी देख रहे हो ना, कोई अपने छोटे पार्ट में टूटेगा, मतलब वो उन्हीं छोटे छोटे पार्ट से तो मिलके बना हुआ है ना। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बना हुआ है? छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से ही बना होता है, या कोई भी न्यूक्लिक एसिड जो है हमारा, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो। ठीक, तो वो किससे मिलके बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लिया, जैसे हमने अलग अलग नाम दे दिया है, न्यूक्लिक एसिड बोल दिया है। अब न्यूक्लिक एसिड भी हमारे दो टाइप के हो गए, एक हो गया डीएनए और एक हो गया आरएनए। तो इस न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एंजाइम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। म्यूकस का सिक्रीशन हुआ, कार्बोनेट्स हैं और पानी है। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी सिक्रीशन हुआ उसे हम क्या कह रहे हैं? इंटेस्टाइनल जूस कह रहे हैं। इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एक एंजाइम्स का मिक्सचर होता है। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? 6 कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, यानी कि 6 तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होंगे। 2 प्रोटीएजेस होंगे, यानी 2 प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होंगे। एंटेरोकाइनेज होगा, इंटेस्टाइनल लाइपेज होगा। ठीक है, लाइपेज एंजाइम हमने स्टमक में भी पढ़ा है, फैट और वाटर के डाइजेशन के टाइम पे। ठीक, नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा, वो क्या करेगा? न्यूक्लिक एसिड्स को किस में कन्वर्ट करेगा? उसके छोटे पार्ट्स यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक, म्यूकस का सिक्रीशन होगा, एक चिकना पदार्थ है जो मूवमेंट के लिए, खाने के मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ठीक, कार्बोनेट्स होंगे और वाटर होगा। तो अब ये देख लेते हैं, पहली चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आई? माल्टोज का डाइजेशन हो रहा है ग्लूकोज में, यानी कि ये माल्टोज कन्वर्ट हो जा रहा है हमारा ग्लूकोज में। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी मैंने यहाँ इक्वेशंस लिखे हैं सबका कहीं ना कहीं एंड प्रोडक्ट आपको पहला क्या दिख रहा है? ग्लूकोज दिख रहा है। ग्लूकोज ही तो हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो
ये माल्टोज का डाइजेशन हुआ, यानी माल्टोज का ब्रेकडाउन हुआ, माल्टोज टूटा छोटे छोटे पार्ट्स में, ये क्या हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। अब माल्टोज को कन्वर्ट करना है तो एंजाइम कौन सा होगा, माल्टेज। ठीक, एज मैंने बताया था, मैंने सफिक्स लगा दिया है, या एंजाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सफिक्स एज ही यूज करते हैं, है ना। और माल्ट और एज, माल्ट कहाँ से आया वर्ड, इसी माल्टोज से आया है। ठीक, यानी कि जो भी एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में, यानी माल्टोज से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म शर्करा का क्या होता है, ग्लूकोज होता है ना, तो हमको सबसे सिंपल फॉर्म में लेना है। ठीक, तो ये भी शर्करा ही है, लेकिन इससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस माल्टोज का डाइजेशन हुआ, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में क्या बना, ग्लूकोज बना। नेक्स्ट, अब ये माल्टोज हमारी छोटी आंत में आया कहाँ से, ये डायरेक्टली हम माल्टोज तो खाते नहीं है ना, माल्टोज का ही न्यूट्रिएंट तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है, तो ये कहाँ से आया, ये चीज़ आपको रिमाइंड कराती हूँ। ये जब हमने मुंह में खाना खाया था तो वहाँ क्या हो रहा था, स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था, है ना। स्टार्च का डाइजेशन होगा, यानी कि स्टार्च मंड युक्त पदार्थ हम खाते हैं, है ना। तो स्टार्च जब भी हमने खाया तो टाइलिन एंजाइम की सहायता से ये किस में कन्वर्ट हुआ था, माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था। अब इसी माल्टोज का कन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है छोटी आंत में, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ गई आपकी सुक्रोज। ठीक, अब सुक्रोज के फॉर्म में अगर हमने कोई शर्करा ली है तो ये भी क्या है, सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में काम होगा, यानी कि एज आप एंजाइम का सफिक्स हटा दो तो क्या ये सुक्रेज, SUCR कहाँ से आया, ये इसी सुक्रोज से आया है। ठीक है, तो ये सुक्रोज जो है शर्करा हमारी, वो डाइजेस्ट होगी तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। दो तरीके की शर्कराएं बनी। लैक्टोज, ये भी हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, दूध में प्रेजेंट होता है। ठीक, कभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, या कोई भी दूध का आप डब्बा खरीदिएगा, हॉर्लिक्स वगैरह खरीदिएगा, तो उस पर मेंशन होता है कि दूध में जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं उनको कैसे कैसे, क्या मतलब उसका क्या क्या रोल है ना, कितने टाइप के प्रोटीन्स हैं उसमें। तो जनरल सा है, आप एक बार कहीं भी आप नॉर्मल देखोगे तो आपको दिख जाएगा। लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट करना है तो किस एंजाइम से करेंगे, लैक्टेज से। अगेन एज इज यूज फॉर टू रिप्रेजेंट एन एंजाइम, एंड ये लैक्ट वर्ड कहाँ से आया, इसी लैक्टोज से आया, लैक्टोज का शॉर्ट फॉर्म लगा दिया हमने। ठीक, तो ये भी किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक, अब पेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स का डाइजेशन होगा और अमीनो एसिड्स बनेंगे। ठीक है, अब पेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स भी मैंने पहले नहीं बोला है, एक जगह बोला है, वो ये है कि जब हम अपने स्टमक में हम प्रोटीन खाते है ना, प्रोटीन युक्त कोई भी पदार्थ जब हम खाएंगे तो क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा और वो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में टूटता था, है ना। ये डाइजेशन कहाँ होता था, हमारे स्टमक में होता था। जब ये प्रोटीन स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में टूटा तो इस पॉलीपेप्टाइड का यूज़ तो हम अभी भी नहीं कर सकते ना, है। हमें चाहिए तो अल्टीमेटली क्या चाहिए, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए किसी भी न्यूट्रिएंट का। ठीक, तो अगर प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म देखा जाए तो वो कैसे बनता है, कई सारे एमिनो एसिड्स को जोड़ के बनता है। ठीक, कई सारे एमिनो एसिड्स जुड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, पेप्टाइड्स बनेंगे या डाइपेप्टाइड्स बनेंगे। ठीक, और जब यही कई सारे डाइपेप्टाइड्स या पेप्टाइड्स ऐड हो जाते हैं तो क्या बनते हैं, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे। ठीक, अब स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स के छोटे छोटे पार्ट्स को अगर ऐड कर दिया गया तो क्या बन गया, हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना, वो क्या हुआ, प्रोटीन बना, है ना। तो
ये पेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स कहाँ से आए हैं? ये जब स्टमक में हमारा प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है, जब ये प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में टूटा है स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में, इसके बाद यही स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स या डाइपेप्टाइड्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया आपका? एमिनो एसिड्स हो गए। ठीक, ये भी हो गया, डाइजेशन भी हो गया प्रोटीन का। ठीक, प्रोटीन का हो गया और स्टार्च का हो गया, दो चीज़ों का डाइजेशन कंप्लीट। ठीक, अब बचे हमारे, अब क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिक एंजाइम भी प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे? न्यूक्लिक एसिड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे। ठीक, पाचन की पूरी प्रक्रिया ही होती है, यानी कि बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के अपने यूज़ के, यानी कि अपने, हम उसको अच्छे से यूज़ कर सके, हमारी बॉडी में यूज़ हो के हमें क्या हो? एनर्जी मिले। तो ऐसे चीज़ों में कन्वर्ट करने की ही पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। और पाचन की पूरी प्रक्रिया में जितने भी आप इक्वेशंस देखोगे या जितने भी एंजाइम हैं, वो सारे क्या काम कर रहे हैं? यही तो हो रहा है कि कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। सिंपल है ना। तो न्यूक्लिक एसिड्स अब दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का काम मैंने आपको बता दिया कि माता पिता के लक्षणों को बच्चों में ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? डीएनए का होता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना है, इसलिए ये किस में कन्वर्ट होगा? न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इतनी सारी चीज़ें ये डाइजेस्ट हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जो होता है वो आता है मूव करके हमारा कहाँ? यहाँ से आएगा ऐसे होता हुआ इस पूरा कॉइल ट्यूबलक, जैसे देख रहे हो ना आप, ये स्टमक का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, यहाँ से खाना होते हुए इस नली के थ्रू क्या हुआ? पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, है ना। अब ये पूरा पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसमें इतनी सारी चीज़ें हो गई अलग अलग सिक्रीशंस के थ्रू। अब ये खाना क्या होगा? यहाँ से ओपनिंग होगी इसकी लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन में खाना ऐसे मूव करेगा। ठीक, मूव करके ये खाना कहाँ आ गया आपका? अब लार्ज इंटेस्टाइन में आया। ठीक, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ? अनडाइजेस्टेड फूड इज कन्वर्टेड इनटू फीकस। ठीक, यानी कि जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ खाना अगर रह गया, कोई भी वेस्ट मटेरियल है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फीकस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जिसे हमारी बॉडी से पास आउट होना है। ठीक, फीकस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये एक पार्ट मैंने लिखा है रेक्टम, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन मान लीजिए यहाँ तक है, तो ये एक पार्ट क्या है आपका? रेक्टम, है ना। इस रेक्टम में क्या हो गया? कोई भी एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उसके बाद इस ओपनिंग के थ्रू ये क्या होगा? वेस्ट मटेरियल बॉडी से पास आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कैसे हुआ। मुंह से स्टार्च के डाइजेशन से स्टार्ट होके स्टमक में कैसे हुआ, कौन कौन से एंजाइम्स थे, फिर स्टमक से खाना मूव हुआ तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस था, इंटेस्टाइनल जूस में कई सारी चीज़ें मिक्स थी, जिनमें क्या हुआ? माल्टोज का डाइजेशन हुआ। माल्टोज हमें कहाँ से मिली थी? जब हमारे मुंह में स्टार्च का डाइजेशन हुआ था, वो किस में कन्वर्ट हुआ था? माल्टोज में। वही माल्टोज का डाइजेशन किस में होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माल्टेज। ठीक, सुक्रोज जो है उसका डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सुक्रेज। लैक्टोज दूध में प्रेजेंट होता है, लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा। फिर हमारे पेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स जो कि प्रोटीन के डाइजेशन जो कि हमारा स्टमक में हुआ था उस टाइम पे हमें मिले थे। ठीक, तो वो उनका डाइजेशन फर्दर होगा और वो क्या कन्वर्ट होंगे? एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए। न्यूक्लिक एसिड्स हमारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई लाइक यानी फिंगर लाइक या छोटे छोटे हेयर लाइक क्या होते हैं?
स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो वो क्या करेंगे, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनका क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, है ना। इनका एब्जॉर्प्शन होगा, सारा चीज़ हमने अच्छी अच्छी सारी चीज़ें खाने से निकाल ली, तभी तो क्या बचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना मूव होके आया तो क्या बचा, अनडाइजेस्टेड फूड बचा, ठीक। तो खाने का जो भी न्यूट्रिएंट है या जो भी पोषक तत्व है उसको एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में करना है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में मिलाना है, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी बॉडी में हर एक सेल के पास है, हर एक सेल के पास क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है उसका, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे होता है परिसंचरण तंत्र में, लेकिन परिसंचरण तो ब्लड के ही थ्रू हो रहा है। तो यानी कि हम अगर ये सारी चीज़ें ब्लड में मिला दें तो क्या होगा, वो भी पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को ब्लड में डालने के लिए क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, यानी कि उसको अवशोषित करना है, उसको अपने अंदर सोखना है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे कैसे सोखेंगे, अब कोई चीज़ तो प्रेजेंट होनी चाहिए ना, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, वही इसको सोखने का काम करेंगे, होगा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो गई, ठीक। इसके बाद ये मूव हुआ खाना, और इस जो ब्लड के थ्रू पूरा खाना, मतलब ब्लड के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट हमारे पहुंचते हैं हर एक बॉडी पार्ट के पास, हर एक सेल के पास, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन, यानी कि स्वांगीकरण, ठीक है। जब मैंने होलोजोइक न्यूट्रिशन बताया था तो उसमें मैंने 5 स्टेप्स भी बताए थे, ठीक। सबसे पहले इंजेशन होगा, फिर यानी कि खाने को हम अपने मुंह में रखेंगे, फिर डाइजेशन होगा यानी कि उसका पाचन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा यानी कि उसका जो भी न्यूट्रिएंट है वो क्या हो गया, सोख लिया गया। अब उसको हर एक बॉडी पार्ट के पास पहुंचाना है तो उसको क्या करेंगे, स्वांगीकरण कहेंगे, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक। एसिमिलेशन हुआ यानी कि स्वांगीकरण हुआ। अब स्वांगीकरण यानी कि स्व अंगीकरण, ये 3 चीज़ों से मिलके बना है ये वर्ड, है ना। तो स्व अंगी यानी स्व मीन्स अपने, अंग मीन्स बॉडी पार्ट्स, करण मीन्स वहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो स्वांगीकरण करना है मतलब हर एक न्यूट्रिएंट को हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचाना है। तो वो काम कौन करेगा, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा, यानी हमारा ब्लड करेगा। तो उस ब्लड में ही जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनके घुलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, या उसके थ्रू हमारे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स के पहुंचने की क्रिया को क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे, यानी कि स्वांगीकरण करेंगे। यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमने अपने पूरी बॉडी के पार्ट्स के पास ब्लड के थ्रू पहुंचा दिए, ठीक। तो ये हो गया एसिमिलेशन। इसके बाद जब जो भी खाना आया वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या बचा, अब तो कुछ बचा नहीं, उसमें सारा वेस्ट मटेरियल ही बचा है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स तो हमने उस खाने से क्या कर लिए, एसिमिलेशन हो गया, एसिमिलेशन की प्रोसेस हो गई, स्वांगीकरण कर लिया। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीकस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। फीकस में कन्वर्ट हुआ तो ये खाना आगे मूव होते होते हुए एक बॉडी पार्ट में आता है जिसका नाम है रेक्टम। रेक्टम में आया तो जो भी फीकस अगर रेक्टम में आया है तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर भी अगर होगा तो वो भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एंड देन इट विल बी पास्ड आउट थ्रू एनस। और जो भी वेस्ट मटेरियल है थ्रू एनस वेस्ट मटेरियल पास आउट कर दिया जाएगा बॉडी के थ्रू, ठीक। ये पूरी मतलब पास आउट होने की क्रिया को हम किस में पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन में पढ़ते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये डाइजेशन सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी तक की सारी चीज़ें हमें लगता है क्लियर होंगी। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करते रहिए, शेयर्स रुकने नहीं चाहिए। और हमारा मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, माइंड मेकर गुरुजी के नाम से हमारा प्ले स्टोर पर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।